हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का सीरीज है ना, केमिस्ट्री फैक्ट बुक का सीरीज। आज जो है कि दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड का माध्यम से जो है कि आपके स्कोर को बढ़ाने का उद्देश्य है। और ये जो है कि डायरेक्ट जो है कि आपके स्कोर को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और इसे जो है कि आप लगातार जुड़े रहें। अभी तक जो है कि हम लोग हिस्ट्री का फैक्ट बुक सीरीज लेके आ चुके हैं, पॉलिटी का फैक्ट बुक सीरीज लेके आ चुके हैं, बायोलॉजी का फैक्ट बुक सीरीज लेके आ चुके हैं और ये केमिस्ट्री का फैक्ट बुक सीरीज है। आगे जो है कि अन्य सब्जेक्ट के फैक्ट बुक सीरीज जो है कि ऑलरेडी जो है चलता रहेगा, है ना। तो जुड़े रहिए ये राजा एस फाउंडेशन से। अपने दोस्तों को भी जो है कि रिकमेंड करते रहिए राजा एस फाउंडेशन का। एक और इन्फॉर्मेशन देना है, राजा एस फाउंडेशन का एड्रेस जो है कि बहुत जल्द चेंज होने वाला है। और इस एड्रेस जो है कि हो सकता है कि आपको मुखर्जी नगर आपको देखने के लिए मिले। और अभी जो है कि बातचीत चल रही है, फाइनल होती है तो चीज़ें हम आपको बताएंगे कि क्या कहाँ जाना है, कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कि बिहार में जो है कि पटना का जो है कि अशोक राजपथ से एड्रेस जो है हमारा बिल्कुल ही हट रहा है। तो आप लोगों को जो है कि आने वाले समय में अशोक राजपथ का एड्रेस पे जो है हम अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, थोड़ी सी चेंजेस जरूरी है, चूंकि दिल्ली हमारा बेस्ट रहा है तो हम वहाँ ऑलरेडी पहले से ही है कि इसको प्रस्तावित किए हुए थे। और इसे जो है कि 2022 दिसंबर में ही वहाँ पे जो है कि ऑनलाइन अवेलेबल करवाना था, ऑफलाइन अवेलेबल करवाना था, सॉरी। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक बार फिर से फैक्ट बुक सीरीज में। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ये जीवाश्म की अर्ध आयु का, है ना। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है ऑलरेडी बीपीएससी में, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अब आपको क्या करना है, अर्ध आयु कितना होता है ना, उसकी आप देख लीजिएगा। एक अर्ध आयु से संबंधित जो है थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हन ने, है ना, ऑटो हन ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो ये विखंडन अभिक्रिया से, ठीक है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ये नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन से जो है ये उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट चलिए, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल है, बोरॉन है, बोरॉन का भी उपयोग करते हैं, कैडमियम का भी उपयोग करते हैं, है ना। तो ये इसके साथ ही साथ जो है उसको क्या कहते हैं, ग्रेफाइट का भी जो है वो कभी कभी मंदक के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है तो परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर जो है ना, ये विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें, है ना। कीमोथेरेपी शायद आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे ये होता है? तो अभी हमने आपको बोला था कि ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, परमाणु बम जो है विखंडन के सिद्धांत पे। ये दोनों क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण है और ये यूपीएससी बीपीएससी यूपीपीसीएस तमाम जगह पे आपके पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन कितने दिनों में हो जाएगा? तो ये 20 दिनों में विघटन हो जाएगा, ठीक है। एक रेडियो सक्रिय तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो भारत में जो है कि थोरियम का भंडार जो है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे पाया जाता है, खासतौर पे केरला में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते। नेक्स्ट, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है, तो ये जो है इनरिच यूरेनियम है, इनरिच यूरेनियम, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो जितने भी फॉसिल्स हैं यानी जीवाश्म है ना, मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे, इनके जो है कि निर्धारण में ये काम आते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या के
भिन्न के कारण होता है। देखिए समस्थानिक समभारिक, इससे सवाल जो है कि बीपीएससी बहुत बार पूछा हुआ है। आपको थोड़ा सा इसके डिफिनेशन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल कुछ जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। ये हम आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर डिटेल करवाएंगे तो फिर कहानी जो है डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो टास्क बताया जा रहा है इसको क्या करते चलना है, पूरा करते चलना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो ये आपका दोनों आ गया है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं तो ट्राइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम कहते हैं। ये 9वां सीरीज आप, ये सेकंड सीरीज देख रहे हैं है ना, ये सेकंड सीरीज देख रहे हैं केमिस्ट्री का। नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो ये 3 है ना, 3 है। कौन कौन है बता दीजिए, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। घुंघरू कौन कौन से? ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और ट्राइट्रियम, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं, अब ये सोच रहे होंगे कि सर तो पढ़ाया नहीं, नीतीश पढ़ाया हुआ है ना, याद भले ना हो। घुंघरू को भी याद अभी नहीं था, हम बताए तो याद आया। चलिए, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिकों के समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, है ना, कौन से तत्व के सर्वाधिक मात्रा में समस्थानिक पाए जाते हैं, तो ये पोलोनियम का, है ना, पोलोनियम का जो है सर्वाधिक मात्रा में समस्थानिक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो ये 27 है, ठीक है। आइसोटोन, है ना, होते हैं तो ये समान संख्या में, न्यूट्रॉन जो है क्या होते हैं, समान संख्या में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है ये क्या कहलाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन समान होगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है, तो बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें, है ना, ये क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो ये ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर में जो है ये कोबाल्ट 60। वह अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ठीक है, और क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन लेता है, ठीक है, ग्रहण करता है। नेक्स्ट चलते हैं। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो ये शारेंस ने किया था, ये पूछा हुआ है, ठीक है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रायः क्या प्रदान करते हैं, तो ये H+ आयन जो है प्रदान करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो ये खारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो जनरली तौर पर 7.4 याद रखना, है ना, 7.4 जो है वो याद रखना। ऐसे जो है 7.35 से 7.45 तक के जो होता है ना, तो जनरली तौर पे आपके एग्जाम में जो है 7.4 जो है पूछा जाता है, ठीक है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध जो है क्या होता है, क्षार या अम्ल या भस्म, ये अम्ल ही होता है ना, 6.6 होता है इसका। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, है ना, समान, ये क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, जल में समान लवण के घोल में क्या होता है ना, तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को, ओके, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है ना, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, ये क्षारीय होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए। H2O और जलीय NOH से भरी प्रखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है ना, किसके द्वारा, तो ये लाल लिटमस के द्वारा। चलिए
H2CO3 कैसा लवण है? तो ये अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये आप देखेंगे Na2CO3 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। ये पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में आयनों की संख्या, अणुओं की संख्या समान होती है। या किसके नियम है? तो ये एवोगाड्रो का है ना। किसका नियम है? एवोगाड्रो का। ठीक है, गैसों के मिश्रण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, ये सब तो याद होगा। नेक्स्ट चलिए। वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो अमोनिया है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ये 2 गुना होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसी संख्या समान होती है? तो ये अणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट चलिए। गैसीय समीकरण है ना, PV = nRT में R सूचित करता है। तो ये जो है आपको 1 मोल गैस को सूचित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों की आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित रेखा चक्र क्या कहलाती है? तो ये आइसोथर्मल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो ये मोलों की संख्या पर, ये सब पढ़ाया हुआ है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम कितना हो? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो चलिए, इस तरह से जो है कि आपका सेकंड एपिसोड यानी कि सेकंड सीरीज जो है समाप्त होता है केमिस्ट्री का। थोड़ी सी जो है कि ये फास्ट हम किए हैं, है ना, ताकि इसमें कुछ समझाने के लिए था ही नहीं, है ना। जहां समझाने के लिए होता तो उसको है हम फटाफट समझा भी देते। तो चलिए, आप लोग जुड़े रहिए राजा एस फाउंडेशन के साथ। अपने दोस्तों को भी बताइए। राजा एस फाउंडेशन जो है एक विशेष प्रोग्राम लेकर के आ रहा है उन बच्चों के लिए जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, और उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन के दरमियान ही अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करें। और इसके लिए जो है कि हम 2 वर्षीय कोर्स, त्रिवर्षीय कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और एक कोर्स जो है कि ऐसा भी होगा जो NCERT का होगा, और वो जो है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं 10+2 के बाद, उनके लिए जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कोर्स काफ़ी सस्ते में होने वाले हैं, और उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, जिनके बेसिक जो है काफ़ी कमज़ोर है ना। तो चलिए, राजा एस फाउंडेशन देखने के लिए, ये राजा एस फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपका ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी धन्यवाद।